ठीक है। अगली टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट समझो क्या होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये होते हैं, कीवर्ड क्या होते थे, कीवर्ड होते थे रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड होते थे, ठीक है। अब यार जैसे मेरा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर दोबारा लिखते हैं प्रोग्राम को अब एक और। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए समझो क्या चीज़ है कि ना, जैसे सपोज मैंने यही वाला एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, इसमें अब डिफ़ॉल्ट वाला हटा दूंगा। चलो इसको हटा देता हूँ। अभी सिर्फ कीवर्ड के कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपको समझ आ गया है, अब मैं डिफ़ॉल्ट वाला नहीं देख रहा, ठीक है। अब हम सिर्फ कीवर्ड वाला समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि P है, T है, R है। ये 3 पैरामीटर मांग रहा है, P, T और R, और फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है इस फॉर्मूला से और उसको प्रिंट कर दे रहा है। फिर प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने बोली 1000, टाइम की वैल्यू मैंने बोली 3, रेट की वैल्यू मैंने बोली 4, और फिर मैंने कैलकुलेट करा, SI फंक्शन को कॉल करा और मैंने बोला प्रिंसिपल, टाइम और रेट। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि भाई पहले वो क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल चाह रहा है, तो आपको प्रिंसिपल ही पहले देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप टाइम लिख दो और फिर बाद में प्रिंसिपल लिखो, नहीं, ऐसे नहीं। जो चीज़ वो पहले मांग रहा है आपको वही चीज़ पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नॉर्मल, जो हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमें सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, जो वैल्यू जहां जानी है उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है। लेकिन अब देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या बोलते हैं, हो सकता है यार जो फंक्शन बना हुआ है कैलकुलेट SI, जो डिफाइन हुआ हुआ फंक्शन, इस फंक्शन में हो सकता है यार बहुत सारे पैरामीटर्स हों और वो पैरामीटर मेरे से मिस हो गए या मैं भूल गया कि यार वो पैरामीटर क्या थे। तो उस केस में मैं सीक्वेंस को भूल गया कि भाई पहले P लिखना था, T लिखना था या R लिखना था, पहले क्या वैल्यू पास करनी थी, मतलब सीक्वेंस मैं भूल गया। या मैं चाहता हूँ मैं सीक्वेंस के झमेले में पढ़ूँ ही नहीं, मैं नहीं चाहता सीक्वेंस का लफड़ा पालूँ, मैं चाहता हूँ सीधा मैं वैल्यू एज इट इज़ पास कर दूँ। फिर वो पाइथन खुद देखेगा कि वो सीक्वेंस थी या नहीं थी, मेरे को नहीं पता सीक्वेंस। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं उसको इस तरह से कॉल नहीं करूँगा, मैं उसको किस तरह से कॉल करूँगा, कैलकुलेट SI। फिर मैंने देखा, देखो जैसी मैंने लिखा, देखो ये 3 वैल्यू मांग रहा है, P, T और R, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई R में तो तू वैल्यू दे दे रेट, P में तू वैल्यू दे दे प्रिंसिपल, और T में तू वैल्यू दे दे टाइम। ठीक है। तो अब इसमें देखो मैंने इसमें क्या किया, जबकि फंक्शन में पहले P मांग रहा है, फिर भी मैं रेट दे रहा हूं, देखो। लेकिन मैं रेट कैसे दे पा रहा हूं, मैंने उसको बता दिया एक्सप्लिसिटली, मैंने खुद ही बता दिया कि भाई जो भी मेरे को नहीं पता, सीक्वेंस वीक्वेंस में भूल भाल गया, सीक्वेंस तू खुद देख। मैंने तेरे को बता दिया कि तेरे जो डेफिनेशन है कैलकुलेट SI की, उसमें R नाम का जो पैरामीटर है उसको ये वाली वैल्यू दे, जिसकी वैल्यू क्या है 4। P नाम का जो वेरिएबल है, P नाम का जो पैरामीटर है यहाँ पे तेरी डेफिनेशन में, उसको ये वाली वैल्यू दे, जिसकी क्या वैल्यू है 1000। और ऐसी T नाम का जो वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू दे तू, टाइम, जिसकी वैल्यू क्या है 3 इयर्स। तो हमें नहीं पता कि भाई उसकी सीक्वेंस क्या थी क्या नहीं थी। मैंने जो पैरामीटर के नाम है, जो कीवर्ड्स हैं, P है, R है, T है, उनको डायरेक्टली बता दिया कि भाई ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी। तो मैंने डायरेक्टली खुद ही बता दिया। इस केस में मेरे को क्या करना पड़ता था, जो नीचे वाली लाइन में मेरे को सीक्वेंस वाइज, जानबूझ के सीक्वेंस वाइज ही देना पड़ रहा था कि भाई पहले ऊपर जाके देखूंगा, P पहले है तो पहले प्रिंसिपल दिया, फिर T है फिर टाइम दिया, R है फिर रेट दिया। उस केस में मैं सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी था। लेकिन अगर मैं उसको बता दूं कि भाई इसकी वैल्यू ये है, P की वैल्यू प्रिंसिपल है और T की वैल्यू टाइम की वैल्यू के बराबर है,
तो इस केस में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें नो नीड टू मेंटेन सीक्वेंस, ठीक है। हम उनको सीधा कीवर्ड्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं, जबकि इसमें वी हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस। इस केस में मेरे को सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ रहा था, इस केस में मेरे को नहीं करना पड़ रहा, मैंने डायरेक्टली बता दिया आर की वैल्यू रेट है। मतलब अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका मतलब वो किस तरह से कॉल हो रहा है, कैल्क एस आई आर इज इक्वल टू रेट, रेट की वैल्यू क्या है 4, तो आर इज इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा 4, पी इज इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा 1000, और टी इज इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा 3 ईयर्स। तो जब ये फंक्शन यहाँ पे इस तरह से कॉल हुआ, ये फंक्शन यहाँ पर गया, तो वो सीक्वेंस देखेगा ही नहीं। अब वो सिर्फ ये देखेगा कि आर की वैल्यू, आर कहाँ है भाई, ये रहा, तो आर को वो वैल्यू दे देगा 4, टी को वैल्यू दे देगा 3 और पी को वैल्यू दे देगा 1000। तो वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गई है कि मैंने डायरेक्टली उनको कीवर्ड्स के थ्रू बता दी वैल्यू कि आर इज अ कीवर्ड, पी इज अ कीवर्ड, टी इज अ कीवर्ड। कीवर्ड किसके लिए, इस फंक्शन के लिए वो एक कीवर्ड है, क्योंकि वो उसका पैरामीटर है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, बहुत ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है। आपने डायरेक्टली बता दिया, कीवर्ड्स के थ्रू बता दिया, तो वही वैल्यू उसमें स्टोर होगी, ठीक है ना। क्लियर है। और अब इसमें आगे देखते हैं हम, इसमें क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। कि भैया जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं वैल्यू को उसी समय असाइन कर दे रहा हूं। मेरे को यहां पर यू कैन राइट एनी आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, बट मेरे को आर्ग्यूमेंट का नाम बताना पड़ेगा कि P इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस, T इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ना। तो ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को इस तरह से भी कॉल कर सकता था, आगे पीछे, मतलब कुछ भी करो आगे पीछे वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली यही चीज करता है। तो हमने अभी तक, एक बार पहले रिवाइज कर लो फटाफट क्या किया था, एक बार देखो फटाफट इसको। समझ आ गया ना। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पोजीशन वाइज रखेगा, जिसमें सारे आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, कोई भी मिसिंग नहीं होगा, PRT ABC सब कुछ डालना है। फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या था कि मेरे को कोई वैल्यू नहीं पता तो मैं वो वैल्यू उसको बता देता था, जैसे यहाँ था, ये था मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना। ये चीज़ हमने देखी थी कि इसमें मैंने आर की वैल्यू नहीं दूं तो भी कोई काम की दिक्कत नहीं है, तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अगर मैंने आर की वैल्यू दी है तो वो इसको ओवरराइट कर दे रही थी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में रखेंगे हम, ये भी देखा था, क्योंकि बीच में रखने से एरर आ सकते हैं, एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मैं कोई सीक्वेंस वीक्वेंस नहीं जानता, मैंने सीधा क्या करा, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट, T इज इक्वल टू टाइम, मैंने कीवर्ड्स की वैल्यूज ही दे दी सीधा। तो नो नीड टू मेंटेन द सीक्वेंस नाउ, कैसे भी कर पा रहा हूँ। इस केस में मेरे को सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ रही थी जबकि, ठीक है। तो ये मेरे हो गए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस के एग्जाम्पल है ये सब। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट समझ आ गए। अगला समझो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार मैं ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मेरे को नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पता ही नहीं है कि भाई कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मेरे को लेने हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँ, वो भी तो ज़रूरी है। जैसे सपोज करो कैलकुलेटर है, जैसे आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हो, कैलकुलेटर में आपने प्लस वाला सिंबल है सपोज, या मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, कुछ भी है, ठीक है। आपने 2 करा, फिर प्लस दबाया, 3 करा, 5 लिखा आ गया।
फिर आप दोबारा प्लस दबा के उसमें 5 और ऐड कर सकते हो, 10 आ जाएगा। उसमें दोबारा 3 करा, वो 13 आ जाएगा। तो आप जितनी मर्जी चाहो, कैलकुलेटर को नहीं पता कि आप कितनी वैल्यूज़ को जमा करने वाले हो, कितनी वैल्यूज़ को ऐड करने वाले हो, कैलकुलेटर को नहीं पता। तो हो सकता है जिसने भी कैलकुलेटर का कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम लिखा है उसने यही सोचा हो कि भाई जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगी वो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होंगी। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मतलब उसमें कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें 1 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी, 20 वैल्यू आएगी, यू नेवर नो। और हमें जानना भी नहीं है कि कितनी वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें ये पता ही नहीं है कि भाई जो यूज़र है वो कितनी वैल्यूज़ डालेगा, वो कितने आर्ग्यूमेंट्स डाल सकता है, हमें उसमें नहीं पता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो मेरे को पता है कि भाई 3 आर्ग्यूमेंट आएगी, ए बी और सी में स्टोर होएगी। यहाँ पर पता है डिफ़ॉल्ट वाले में कि 2 आर्ग्यूमेंट भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। 2 आएगी तो ठीक है, 3 आएगी तो भी ठीक है। और कीवर्ड वाले में भी देखो 3 ही आनी पड़ेगी और वो इस तरह से आएगी, ये देख चुका मैं, ठीक है। जबकि वेरिएबल लेंथ वाले में हमें पता ही नहीं है कि कितनी आर्ग्यूमेंट आएगी। मैंने फंक्शन बनाया, सम के लिए बना रहा हूँ, मान लो मैं, ये नीचे वाला ही फंक्शन है ना सम, इसमें तो 3 ही वैल्यू ऐड हो रही है। मान लो मैं 4 वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो इसी वाले प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ और अच्छी तरह बनाना चाहूँ, बहुत यूज़र फ्रेंडली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला डेफ सम नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैंने आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्टार ले लिया। स्टार मतलब वेरिएबल, मेरे को नहीं पता कितनी, और मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया आर्ग्स, आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म आर्ग्स, और कॉलन। ये तो करना ही है, कॉलन तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो फंक्शन की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि भाई डेफ सम स्टार आर्ग्स। तो अब पाइथन को इसमें पता चल गया कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स है, पता नहीं भाई क्यों, क्योंकि जो प्रोग्रामर है उसने स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब क्या है कि कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आ सकती है। अब भाई कितनी आर्ग्यूमेंट आएगी ये कैसे पता चलेगा। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, इसमें कितनी भी आर्ग्यूमेंट आ सकती है, मल्टीप्लाई में पता ही नहीं है कितनी आर्ग्यूमेंट है। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई कितनी आर्ग्यूमेंट आ सकती है, इसको मैं कैसे करूँ। सपोज करो इसकी बॉडी में पहले जाएंगे, मान लो मैं इसका वो बनाता हूँ, इसको कॉल करने का प्रोग्राम बनाता हूँ, इसकी बॉडी में फिर घुसते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं सम कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सम कराना है मेरे को किस किस का, 2 का और 3 का। तो मैं चाहता हूँ कि इस केस में शुड फंक्शन शुड प्रिंट 5, ठीक है। मान लो अब अगली बार मैंने दोबारा कॉल किया सम 3, 5, 7, 8, तो कितना प्रिंट होना चाहिए, 23। फंक्शन कितना हो गया, 5, 3, 8, 8, 16 और 7, 23। फंक्शन शुड प्रिंट 23। मान लो फिर मैंने दोबारा कॉल किया फंक्शन को, 3 बार कॉल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो फंक्शन को क्या प्रिंट करना चाहिए, 24, ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ मैं किस तरह से अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो मेरे को पता ही नहीं कितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं। 2 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, 6 भी जा सकती हैं, कितनी मैं कैसे मानूँ कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो अब कैसे पाइथन इसमें कैसे काम करता है, फंक्शन की बॉडी के अंदर चलो, उसने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ना, अब मैं 1 बाय 1 कंसिडर करता हूँ, इन दोनों को पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पहले इस वाले को देखते हैं जो सबसे सिंपल है, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल करा तो पाइथन ने देखा सम नाम का फंक्शन है, हाँ भाई है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है क्या, तो इसमें पाइथन ने आगे देखा यहाँ या तो फिर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है तो यहाँ का मतलब है कितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट, तो 2 आर्ग्यूमेंट चलेगी, हाँ भाई चलेगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट दे दो मैं रेडी हूँ। तो 2 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो, कितनी मर्जी, 1 2 3 4 5 कितनी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 ही आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। चलो अब 2 ही आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हो, तो अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को हमें
स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब ये समझो कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये आपके पास यहाँ पर आकर एज अ टपल स्टोर हो जाती है। अब कुछ भी मान लो, टपल मान लो, लिस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, बस वो एज अ सीक्वेंस वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स आपकी यहाँ पर चली गई एक सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास वो सीक्वेंस की फॉर्म में आ गई, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर क्यों किया मैंने, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब हम आ गए यहाँ पे आर्ग्स पे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ आर्ग्स, ठीक है। फॉर आई इन, इसकी भी जरूरत नहीं है, फॉर आई इन आर्ग्स, ठीक है, फॉर आई इन आर्ग्स आर्ग्यूमेंट्स। तो और फिर मैंने क्या करा, मेरे को सम करना है तो मेरे को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी सम की, स्टार्टिंग वैल्यू 0, कि भाई इनिशियली सम की वैल्यू कुछ नहीं थी, अब उस सम में वैल्यू जमा होती जाएगी। सम इज इक्वल टू सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस आई, और फिर लूप से बाहर आके मैं प्रिंट कर दूंगा सम को। अब एक बार मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार ये प्रोग्राम समझ आ गया तो आप वेरिएबल लेंथ वाले सारे प्रोग्राम और समझ जाओगे अपना खुद ही। बस ये ध्यान देना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पूरी एज अ टपल की फॉर्म में आपके पास जा रही है। जब आपने फंक्शन को कॉल किया ना, ये इसी सीक्वेंस में इसमें आपके पास टपल्स की फॉर्म में आ जाती है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है ना। 2,3, तो एक किस्म से अगर आप देखोगे तो आर्ग्स इज नथिंग बट अ टपल 2,3, आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू 2,3। अब इस टपल के अंदर जो वैल्यूज हैं आपको उसको सम करना है, या जो भी आपको वैल्यूज के अंदर जो भी छेड़खानी करनी है आप वो कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने सम की वैल्यू 0 रखी इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो सम की वैल्यू 0 ही होगी। 2 + 3 जब मैं 5 करूँगा तो कहीं ना कहीं से शुरू तो करूँगा, तो सम की वैल्यू मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना, मेरे को एक एक वैल्यू उठानी है टपल की, पहले 2 उठाना है, वो इसमें जोड़ दूंगा तो सम की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सम विल बिकम 2। फिर अगली बार में क्या होगा, दोबारा मैं लूप चलाऊंगा जब सम की वैल्यू, उसमें सम में 2 के अंदर क्या जमा हो जाना चाहिए, 3, तो सम की वैल्यू नई वाली क्या हो जाएगी, 5। उसके बाद देखूंगा टपल के अंदर और कोई वैल्यू है, नहीं भाई टपल के अंदर और कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। और फिर सम की फाइनल वैल्यू क्या थी, 5, तो वो सम की फाइनल वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि 5 है, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझो इस चीज़ को कैसे हो रहा है। इनिशियली सम इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यार, अब क्या हुआ, जब मैंने कॉल किया 2,3 से, तो ये 2,3 आर्ग्यूमेंट्स में गया और ये टपल बन गया इस तरह से, क्योंकि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है तो जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट पास कर लो, तो ये टपल बन गया। अब जब ये टपल बना तो टपल में मैंने क्या करने हैं, टपल की हर वैल्यू को मेरे को सम करना है, तो मेरे को हर वैल्यू को उठाना है। अब मैंने आपको बताया था फॉर लूप के समय कि जब भी आपको किसी भी सीक्वेंस की वैल्यू को उठाना है तो आप फॉर आई इन रेंज यूज़ करो, या सीधा आप फॉर आई इन जो भी टपल का, लिस्ट का जो भी नाम है वो यूज़ करो। तो आई के अंदर ऑटोमेटिकली क्या क्या वैल्यू आएगी, पहली बार में आई के अंदर आ जाएगी 2, फिर अगली बार में आई के अंदर आ जाएगी 3, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यूज आएंगी, तो सीधा आई के अंदर वैल्यू आ गई। आपने क्या कहा, सम इज इक्वल टू सम की प्रीवियस वैल्यू क्या आ रही और उसमें आई। तो जब ये पहली बार चलेगा तो कैसे चलेगा, सम की वैल्यू इनिशियली है 0, मैं लूप के अंदर गया फॉर आई इन आर्ग्स, उसने आर्ग्यूमेंट को देखा, आर्ग्यूमेंट क्या है, टपल, टपल की वैल्यू पहली वैल्यू क्या है 2, तो आई के अंदर क्या आ गई 2, आई के अंदर 2 आया, इसके अंदर आ गए हम। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की इस समय वैल्यू क्या थी 0 और आई की 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 0 + 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 0 + 2 माने 2, तो सम की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 2, ठीक है जी। उसके बाद लूप दोबारा घूमा,
आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, टपल की अगली वैल्यू क्या है 3, तो आई की वैल्यू हो गई 3। अब इसमें अंदर आए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की अब करंट वैल्यू क्या हो चुकी थी 2, तो 2 प्लस आई की वैल्यू क्या है 3, सो 2 प्लस 3 माने कि 5, तो ये सम इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या हो गई 5, तो इसलिए सम की वैल्यू अब क्या हो गई 5। अभी दोबारा लूप ऊपर जाएगा, ऊपर गया उसने देखा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कुछ और है, नहीं भाई टपल के अंदर और कुछ नहीं है, तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया, उसने प्रिंट कर दिया सम को, जिसकी वैल्यू फाइनल क्या हो चुकी थी अभी तक 5। तो इसलिए इस तरह से वेरिएबल लेंथ वाला जो आर्ग्यूमेंट वाला प्रोग्राम है वो रन करता है। इसमें मेरे को नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता, फिर भी मैं प्रोग्राम को रन कर पा रहा हूँ। अब मान लो इसी तरह से यहाँ पर होता तो टपल के अंदर क्या वैल्यू आती, पहली बार में 3 5 7 8, तो पहले बार आई के अंदर वैल्यू आती 3, तो वो क्या करता सम इज इक्वल टू 0 प्लस 3 कितना हो जाता 3 हो जाता, फिर 5, तो फिर सम की वैल्यू 3 के अंदर वो 5 ऐड कर देता, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो जाती 8, फिर 8 के अंदर अगली बार वो आई की वैल्यू क्या हो जाती 7, तो 8 और 7 15 कर देता, फिर 15 और 8 23 कर देता। तो एग्जैक्टली इसी तरह से ये वेरिएबल वाले आर्ग्यूमेंट रन करता है। ये ज़्यादातर आपसे आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ये वाला प्रोग्राम आएगा, तो कभी भी आप पेपर में जब भी जाओगे इस तरह के प्रोग्राम को ज़रूर करके जाना, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इनमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं है, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो एज इट इज़ टपल में चली जाएगी। ठीक है, इस वाली टपल में, आर्ग्यूमेंट्स वाली टपल में, इसको टपल की फॉर्म में मानना, लिस्ट नहीं टपल, टपल की फॉर्म में यहाँ पर जाएगी, और उसके बाद जो भी काम हो रखा है उसमें एक एक करके वैल्यू आप उठा सकते हो फॉर आई इन आर्ग्स करके। तो आई के अंदर पहली बार 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसी 1 2 3 5 6 7 जो भी आई के अंदर वो वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो आप। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने 4 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी देख लिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, और कोई भी डाउट है आप मेरे को कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हो, इसमें कोई भी डाउट है तो। 4 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमने क्या देखे, पोजिशनल, पोजीशन मतलब पोजीशन वाइज, पहले वाले के अंदर पहली वैल्यू, दूसरे के अंदर दूसरी वैल्यू, फिर आई डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या है कि भाई कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट मैंने बता दी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा लास्ट में होगी, वो वैल्यू दूंगा तो ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, नहीं दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाली वैल्यू उठा लूँगा जो मैंने डिफाइन करी है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या था कि भाई मेरे को सीक्वेंस नहीं पता, मैंने कीवर्ड के थ्रू कॉल करा, आर इज इक्वल टू उसको वैल्यू असाइन करी, पी को अलग से वैल्यू दी, टी को अलग से, तो नो नीड टू मेंटेन द सीक्वेंस वाइल कॉलिंग। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। और फिर हमने पढ़ी वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ मतलब मेरे को नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पता ही नहीं है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, तो भाई वो क्या है, जब भी मैं कॉल करूंगा वो टपल की फॉर्म में वहां चला जाएगा, टपल की फॉर्म में वहां गया, आप उसको आइट्रेट कर सकते हो, उसमें लूप लगा के उन वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वो मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाया, तो मल्टीप्लाई के प्रोग्राम में क्या किया इन्होंने, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स ली और फंक्शन को कॉल किया। पहली बार में 3,7 से किया, तो आर्क से अंदर क्या आ गया, ये वाला टपल आ गया, ये एज इट इज टपल आया। अब यहाँ पर इन्होंने 0 क्यों नहीं लिया स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू हमने सम में तो 0 ली थी, वो इसलिए क्योंकि सम इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो वही नंबर ही होगा, 0 + 2 करोगे तो वो 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी 0 कर देते तो यार मल्टीप्लाई के केस में 0 × 2 तो 0 कर देगा, 0 × 3 × 7 तो 0 कर देगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, तो यार वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसलिए मेरे को मल्टीप्लाई के केस में स्टार्टिंग वैल्यू जो है 1 लेनी पड़ती है और सम के केस में 0 लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर मैंने वही करा फॉर नम इन आर्ग्स, जो मैंने फॉर आई कह रहा था आप नम कर लो, y इज इक्वल टू वाई इंटू नम, इसका मतलब यही होता है ना, y इज इक्वल टू वाई इंटू नम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू नम इंटू नम के मतलब है नम के अंदर पहली बार क्या आया 3,
तो 1 × 3 हो गया, फिर अगली बार 3 बन गया ना y की वैल्यू, तो 3 × 7 21, और फिर बाद में प्रिंट हो गया 21। तो इस तरह से वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, और जितनी भी हमने 4 तरह की आर्ग्यूमेंट्स पढ़ी, ठीक है। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखना। ये नोट्स मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चीज़ को प्लीज़ देखना कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मैं आपको एक बार फिर भी फटाफट से बता देता हूँ। ये सपोज़ करो कि एक फंक्शन में, फंक्शन की बॉडी पे नहीं जा रहा, मैंने हेडर बनाया, डिफाइन करा फंक्शन को, डेफ इन्फो ऑब्जेक्ट नाम का पैरामीटर बनाया, स्पेसिंग नाम का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाया, कोलैप्स नाम का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड में है ना, हाँ भाई, 2 पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और दोनों जो है लास्ट में ही है, ठीक है। ठीक है जी। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। हमें फंक्शन को मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ क्या? सपोज मैंने फंक्शन को इस तरह से कॉल करा, फंक्शन का नाम है इन्फो और उसको मैंने एक वैल्यू पास कर दी ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक है, ऑब्ज। तो मैंने OBJ नाम की वैल्यू पास करी, तो यार ये कितने पैरामीटर मांग रहा है? 3, मैंने एक ही पास किया, तो क्या ये करेक्ट है? देखो OBJ तो इसमें चला जाएगा, लेकिन बाकी 2 बोल रहे हैं मेरी वाली वैल्यू नहीं भी दोगे तो कोई नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो है ही 10 और 1, तो मैं इसका मतलब करेक्ट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इन्फो स्पेसिंग इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, देखो स्पेसिंग इज इक्वल टू 20, तो मैंने बोला स्पेसिंग की वैल्यू 20 होगी, 10 नहीं 20 कर दो, लेकिन बाकी दो की वैल्यू तो आपने बताई नहीं। चलो ये वाला एक बार फिर भी मान लेगा कि चलो मेरे को नहीं दी तो मैं तो 1 उठा लूंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बोल रहे मेरी वैल्यू कहाँ है भाई, तो इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इन्फो ऑब्जेक्ट टू 12, तो इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट 2 जो है वो तो इसमें चला गया, 12 किस में जाएगा? इसमें जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखो ना, वो इसमें जाएगा। 12 के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो कोलैप्स बोलेगा कि भाई मैं अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लूँगा, क्योंकि आपने तो कोई वैल्यू दी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पे मैं आया, मैंने करा ऑब्जेक्ट 3, तो वो वैल्यू सीक्वेंस वाइज इसमें चली गई। फिर मैंने कोलैप्स इज इक्वल टू 0 बोल दिया, मैंने स्पेसिंग की तो बात ही नहीं करी, कोलैप्स इज इक्वल टू 0, एक किस्म से कीवर्ड वाला। तो पाइथन को पता चल गया कि भाई कोलैप्स की वैल्यू जो है वो प्रोग्रामर चाहता है 0, तो मैं 1 की जगह क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। लेकिन वो बोलेगा स्पेसिंग की वैल्यू, कोई नहीं, स्पेसिंग की वैल्यू नहीं दी तो कोई नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट मैं 10 है 10 उठा लूँगा, तो करेक्ट है ये भी। इसका मतलब मैंने सिर्फ इन्फो लिखा, तो यार ये बोल रहा है कि भाई स्पेसिंग नहीं दोगे तो भी चलेगा, कोलैप्स की वैल्यू नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो दो, वो कोई डिफ़ॉल्ट थोड़ी है, ऑब्जेक्ट तो बताओ क्या है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, मैंने इन्फो करा, कोलैप्स इज इक्वल टू 0 पहले दे दिया और ऑब्जेक्ट 3 बाद में दिया, तो वो बोले भाई कोलैप्स तो 0, ठीक है भाई, कोलैप्स की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी 1 के बजाय। लेकिन ये OBJ 3 है, ये इसकी वैल्यू डाली है आपने या इसकी वैल्यू डाली है, ये कैसे समझूं? हो सकता है आप स्पेसिंग को ओवरराइट करवाना चाहते हो, मुझे क्या पता। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है लास्ट वाला। आप इसको पढ़ लेना एक बार दोबारा, नहीं समझ आया तो जो मैंने बोला एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुनो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा यार ये, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में इस चैप्टर से आते ही हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने 4 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ी है, इसको आप रिवाइज करना प्लीज़, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक क्विज़ आपके लिए दोबारा लेके आऊँगा। आप लोगों ने लास्ट वाला क्विज़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग वीडियोज़ को फॉलो करके उन क्विज़ को देख रहे हैं और उनको एक्चुअली में टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें फेल होना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें ध्यान देके अपना रिवाइज करना। चलो मैं वाइंड अप करता हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे।